Welcome to VLearn. This is session number 7 of Intelligent Databases. In this session, we are going to cover following topics: memory organization, neural networks and parallel computing, genetic algorithm, matching, business intelligence, and future of BI. First of all, memory organization. Memory is central to common sense behavior. Human memory contains an immense amount of knowledge about the world. मेमोरी एक ऐसा सेंट्रल पार्ट है कि आप कैसे बिहेव करते हो उसकी कॉमन सेंस से रिलेटेड. मेमोरी जो है वो बेसिस होता है आपका लर्निंग के लिए. मोर ओवर अ सिस्टम दैट कैन नॉट लर्न कांट इन प्रैक्टिस प्रोसेस कॉमन सेंस. अ पर्सन कैन ओनली होल्ड अ फ्यू आइटम्स एट अ टाइम इन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट अगर उसको बहुत परमानेंटली उस मेमोरी के अंदर अपना कंटेंट स्टोर करना है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर करना होता है. परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डायरेक्टली इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम एक्सपर्ट सिस्टम की टर्म में कहते हैं वर्किंग मेमोरी. और जो प्रोडक्शन रूल्स हैं उन्हें हम स्टोर करते हैं एलटीएम में, जो होता है हमारा नॉलेज बेस. एलटीएम को हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में, लाइक एक एपिसोडिक एंड एक सिमेंटिक. इन एपिसोडिक मेमोरी it contains the information which is about your past personal experiences. मीन्स आपके पास में क्या एक्सपीरियंस आपने किया उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर क्या स्टोर होगा. और अगर आप सिमेंटिक मेमोरी की बात करें तो ये कंटेन करता है कोई फैक्ट लाइक बर्ड फ्लाई. दीज फैक्ट्स आर नो लॉन्गर कनेक्टेड विद एनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस. In semantic memory, which is especially useful in programs that determine your or that understand the natural language. तो semantic memory हम तभी यूज करते हैं जब हमें एक natural language के ऊपर वर्क करना होता है. Neural networks and parallel computation. The human brain is made up of web of billions of cells, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स. ह्यूमन ब्रेन के अंदर आपके छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं और उसको कंबाइन करके ही ब्रेन बनता है. एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज इज सीन एज वन ऑफ द लास्ट फ्रंटियर इन अ साइंटिफिक रिसर्च. सो बेसिकली एआई रिसर्चर्स का एम होता है ये प्रेफर करना कि बॉटम टू अप अप्रोच क्या है आपकी, जस्ट ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या बनने वाला है जो कि एक्ट करेंगे एक न्यूरॉन की तरह कि कैसे वो पर्टिकुलर न्यूरॉन ह्यूमन ब्रेन में वर्क करता है. By itself, a neuron is not intelligent, but when it is grouped together, the neurons are able to pass the electronic signals through network. अगर हम एक एक न्यूरॉन की बात करें तो उसमें ऐसा कोई इंटेलिजेंट फीचर नहीं है, बट अगर वही न्यूरॉन्स आपस में क्लब कर दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए, तो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पास कर सकें आपस में, जिससे कि अल्टीमेटली वो एक नेटवर्क को बिल्ड कर सकें. ये एक फिगर है जिसके अंदर हमने न्यूरॉन नेटवर्क्स को शो किया जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन जहाँ पे न्यूरॉन होता है. यहाँ पे पर्टिकुलर ये एक न्यूरॉन है. न्यूरॉन के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रल पार्ट है. देन वी हैव डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड साइनैप्स. सो दीज आर सम सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ योर न्यूरॉन. W. Matlock, after completing medical school at Yale, along with W. Pitts, a mathematician, proposed a hypothesis just to explain that fundamental of how the neuron networks made the brain work. किस तरीके से जो न्यूरॉन्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं उसका एक नेटवर्क जो है वो एक ब्रेन की तरह वर्क करता है. सो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए न्यूरॉन्स के ऊपर जिनके बेसिस पे उन्होंने ये शो किया कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कंसीडर कर सकते हैं हम एक ऐसी डिवाइस के रूप में जो कि बाइनरी नंबर्स को प्रोसेस करता है. सो दिस इज योर न्यूरॉन्स. एन इम्पॉर्टेंट बैक ऑफ मैथमेटिक लॉजिक, बाइनरी नंबर्स जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं वंस और जीरो की फॉर्म में या फिर ट्रू फॉल्स में, वर ऑल्सो बी अ बेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. दिस लिंक इज द बेसिक ऑफ कंप्यूटर स्टिमुलेटेड न्यूरॉन्स नेटवर्क, जिसे हम नॉर्मली कह सकते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग भी. सो ऐसा बेसिस जिसके अंदर आपने कंप्यूटर सिमुलेटेड न्यूरल नेटवर्क्स को यूज किया है, अल्टीमेटली वो बनाते हैं आपका एक पैरेलल कंप्यूटिंग नेटवर्क. A century earlier, that is your true or false nature of binary numbers, उसको आपने theorized किया है 1854 में, जो कि जे बूल ने किया था. उसने एक लॉ दिया था दैट इज लॉ ऑफ थॉट, और उसी के बेस्ड हमने ये फॉर्मुलाइज किया है कि ट्रू और फॉल्स दो ही नेचर हो सकते हैं आपके बाइनरी नंबर्स में, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा. बिकॉज जो ये प्रिंसिपल दिया था हमें वो जे बूल्स ने दिया था, जो कि अल्टीमेटली आपका उसी के नाम पड़ा है बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा के अंदर आपके तीन ऑपरेशन होते हैं, एंड, और, एंड नॉट, और इन्हीं ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हम बुलियन अलजेब्रा में वर्क करते हैं.
आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, लॉ ऑफ थॉट में हमने एक स्टेटमेंट दी लाइक एप्पल्स आर रेड, सो पर्टिकुलरली वो एक ट्रू स्टेटमेंट है, बट अगर मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया और साइड में जो दो स्टेटमेंट्स दिए उसमें एक स्टेटमेंट तो ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट मुझे फॉल्स ही मिलेगा। बट अगर हम और को लेके चलते हैं तो और मीन्स दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो अल्टीमेटली योर आंसर विल बी ट्रू, एंड दिस इज टोटली डिफरेंट इन एंड केस। अगर एंड लाइक एप्पल्स आर रेड, दिस इज ट्रू, एंड ऑरेंज आर नॉट पर्पल, दैट मीन्स ऑरेंज पर्पल नहीं होते। सो ये दोनों कंडीशंस ही ट्रू हैं और अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट एक ट्रू मिलेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉज ऑफ थॉट, जिसके अंदर हमने ट्रू और फॉल्स इन दो वैल्यूज को कंसीडर किया है। There are two major factors which inhibits the development of full-scale neural networks. सबसे पहला तो ये कि कैसे, कौन सा एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस आपको लगता है पर्टिकुलर उस मशीन को कंस्ट्रक्ट करने में, और उस जो एक्सपेंस लगा है वो एक्सपेंस होता है कि उन कंपोनेंट्स को लेने में कितनी कॉस्ट लगी है। मोरओवर उस कॉस्ट का आपके पर्टिकुलर पूरे सिस्टम के ऊपर, जो आपका करंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट है उतना ही ज्यादा लार्ज स्केल हो जाएगा आपका, अगर आप अपने ह्यूमन ब्रेन को भी कंसीडर करके लगते हैं। तो द कंप्यूटर वुड हैव टू ग्रो 1000 ऑफ टाइम लार्जर टू बी ऑन अ स्केल ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन बहुत, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर कंप्यूटर को उसके लेवल तक जाना है तो हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स को इम्पार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि कॉस्ट रेज हो जाती है। न्यूरल नेटवर्क्स आपके एक लार्ज नेटवर्क है जिसमें सिंपली हम करते हैं प्रोसेसिंग उन एलिमेंट्स या नोड की जो कि इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं डायनेमिकली विद रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल इनपुट्स। जो भी एक्सटर्नल इनपुट्स आपने प्रोवाइड करे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे न्यूरॉन कैसे प्रोसेस कर रहा है, वो होता है आपका पूरा आर्किटेक्चर कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इन नोड्स को हम सिंपली कहते हैं न्यूरॉन्स, और जो नॉलेज होती है पर्टिकुलर नेटवर्क में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वे में आपके पूरे नेटवर्क पे, जिसे हम इंटरनोड कनेक्शंस भी कहते हैं। There are certain link weights related to this जो particularly सर्व करते हैं एनहांस करने के लिए कोई भी इनपुट सिमुलाई वैल्यू। मोरओवर अगर हम इन इनपुट्स वैल्यू का सम कर दें एक नोड में और एक वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये नोड है उसे हमने एग्जीक्यूट किया और उसने हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस किया जो कि हम दूसरी नोड को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इन सिंपलेस्ट केस वी कैन से दैट नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इफ द टोटल इनपुट इज लेस देन दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू। This is a particular example. In this we have three variables x1, x2, x3 और ultimately उससे रिलेटेड जो हमारा आंसर आया हमें वो फाइनली एक y टर्म में रिप्रेजेंट करना है, और जो फंक्शन हमने यूज किया दैट इज x इंटू वाई। सो बेसिकली ये आपका एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि इंस्पायर हुआ है आपके ह्यूमन नर्वस सिस्टम से। ये एक और आर्किटेक्चर को शो कर रहा है आपके न्यूरल नेटवर्क के। इसके अंदर टोटली वी हैव 3 लेयर्स, W13, W22, W33, और हर एक जो आपने लेयर्स बनाई हैं उस लेयर के अंदर हमारे हमेशा x1, x2, x3 हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको मुझे इनटू करना है W के साथ और फाइनली समराइज करके एक रिजल्ट आएगा जो कि वो रिजल्ट होगा कनेक्शंस और वेट्स का कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं वेट मैट्रिक्स। Now comes the genetic algorithm. Genetic algorithm is a learning method which is based on a model of natural adaptations. इन लर्निंग सिस्टम्स को हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और इसके थ्रू हम मॉडल करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। सो पर्टिकुलर जेनेटिक एल्गोरिथम एक जेनेटिक की फील्ड है जहाँ पे एक पॉपुलेशन जो कि सब्जेक्टेड है सर्टेन एनवायरनमेंट में, उसे हम प्लेस करते हैं, डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर मेंबर की क्या डिमांड है, और वो मेंबर ऑटोमेटिकली अडेप्ट करता है अपने आप को उस मेटिंग या फिर रिप्रोडक्शन के लिए। सो ये होता है आपका जेनेटिक एल्गोरिथम। The offspring of these better performers inherits the genetic traits from both the parents, and member of this particular second generation of offspring also adapt the same characteristics which their parents have. जो पुअर परफॉर्मर्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं, और जो गुड परफॉर्मर होते हैं वो सर्वाइव करते हैं लाइक अ गुड ऑफस्प्रिंग, और जो कि टाइम टू टाइम और भी परफॉर्म करते हैं वेल। ये एक प्रोसीजर होता है जेनेटिक एल्गोरिथम का। सबसे पहले आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन होती है, उनके ऊपर हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं रिपीटेड मैनर में। अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस यूटिलिटी वैल्यूज होती है वो हम नॉलेज स्ट्रक्चर के बेस पे असाइन करते हैं, और फाइनली जब ये पूरा मैकेनिज्म ओवर हो जाता है हमारे पास एक न्यू पॉपुलेशन आती है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती रहती है जब तक कि हमें डिजायर्ड परफॉर्मेंस ना मिल जाए जो कि उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से रिलेटेड थी। In
जेनेटिक एल्गोरिथम वी हैव अ म्यूटेशंस नॉर्मली परफॉर्म होती हैं जो तब जब हमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को लेना होता है फुल स्पेस में से. द सेकंड जेनेटिक ऑपरेशन इज नोन एज इन्वर्जन. वन इज म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना एक सिंगल स्ट्रिंग पे. लाइक इन दिस वी हैव एन एग्जांपल लाइक x1 x2 so on up to x8. और अगर मैंने इसे इन्वर्ट कर दिया तो आपका टोटली स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाएगा. इन दिस मैनर इट मींस x7 x8 x1 सारा इन्वर्ट हो गया. सो एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जिसे आपने अपने फंक्शंस पे अप्लाई कर दिया जिसने टोटली आपके रिजल्ट को चेंज कर दिया. थर्ड ऑपरेटर आपका म्यूटेशंस जिसे आप यूज करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सारी लोकेशंस पे जो रूल स्पेस अलाउड लगाए हुए थे वो सब रीचेबल है. और अल्टीमेटली एक पोटेंशियल रूल है जिसे आप बना देते हैं जस्ट ये इवेल्युएट करने के लिए कि कितना आपने उसमें गेट कर लिया है कि क्या रूल स्पेस आपके पास अवेलेबल है. मैचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कंपेयर टू और मोर स्ट्रक्चर्स सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि उनमें कितने डिफरेंसेस हैं या कितनी लाइकनेस है. सो वो स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करता है वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को उनमें इंक्लूड करते हैं हम फिजिकल एंटिटीज देयर कंप्लीट क्लासेस जनरल कॉन्सेप्ट्स. सो इन सब पैरामीटर्स को जो फुलफिल कर लेता है वो हमारा मैच पेयर होता है और जो नहीं कर पाता दैट इज नॉट योर मैच्ड पेयर. In this we have variable matching. Variables means classified according to their value domain. Like variable means होता है आपका कोई भी quantitative terms या तो वो 0 पॉइंट पे होगी या फिर कोई ऐसा मीनिंगफुल इंटरवल होगा उनके बीच में जिससे रिलेटेड आप ये फाइंड कर सकते हो कि इसका कोई ओरिजिन है भी या नहीं. In the variable matching we further classified them in different types like nominal and ordinal. These are main type but we also have binary and interval. Nominal means ऐसी वैल्यूज जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता कोई रैंक नहीं होती जस्ट लाइक योर मैरिटल स्टेटस. यहाँ पे आप मैरिड सिंगल डिवोर्स्ड ये सब वैल्यूज को लेते हैं. सो नॉर्मली हम इनको न्यूमेरिकल कोड जो है वो असाइन नहीं होता और हम खुद इसके ऊपर न्यूमेरिकल कोड्स असाइन कर देते हैं तो वो वेरिएबल्स बन जाते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स. अगर ऑर्डिनल वेरिएबल्स की बात करें तो ये आपकी क्वालिटेटिव टर्म्स होती है मींस ऐसी टर्म जिससे क्वालिटी का पता चले लाइक जस्ट लाइक योर टॉल मीडियम शॉर्ट हाइट these are related to your quality. Binary terms जिसमें good bad high low ऐसी वैल्यूज एसोसिएट की जाए और इंटरवल मींस ऐसी वैल्यू जिसमें आपने न्यूमेरिक वैल्यूज को कंसीडर किया है कि उसका लो वैल्यू क्या हो सकती है और हाई और पर्टिकुलर उसी सेट की वैल्यूज को वो मैचअप करता है. देन इज योर बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसी टर्म है जिसका बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी जितनी भी स्किल्स टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं उन सबको एक्वायर करके ये प्रोवाइड करना कि हमारे पास हिस्टोरिकल क्या इंफॉर्मेशन थी करंटली क्या इंफॉर्मेशन है और हम उससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिससे कि अल्टीमेटली हमारा बेसिक एम होना चाहिए उस गोल को गेट करना कि अल्टीमेटली बीआई को यूज करके हम कैसे अपना बिजनेस का गोल अचीव कर सकते हैं. बिजनेस इंटेलिजेंस का मेन एम होता है सपोर्ट करना बेटर डिसीजन मेकिंग को. सो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि बीआई सिस्टम एक आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी होता है. पर्टिकुलर ये एक स्ट्रक्चर है आपका बिजनेस इंटेलिजेंस का. सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और फाइनली उसे लोड कर देते हैं डाटा मार्ट में या फिर अपने डाटा वेयर हाउस में. जब उस डाटा को आपने लोड कर दिया उसके बाद काम शुरू होता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का जिनका मेन पर्पज होता है उस यूजर की क्वेरी को आंसर करना जिस यूजर ने उसके ऊपर मीन्स उस टूल को यूज किया जस्ट टू गेट देयर आंसर. सो इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास डाटा सोर्सेज है ETL है डाटा वेयर हाउस है BI टूल्स है एंड यूजर्स. ये सब आपके ऐसे पर्टिकुलर्स वो एंटिटीज हैं जो आपस में रेगुलेट करते हैं जस्ट टू गेट द करेक्ट आंसर. नाउ एज पर एज द फ्यूचर इज कंसर्न्ड 2009 ग्रुप पेपर प्रिडिक्ट दीज डेवलपमेंट्स लाइक क्योंकि इनिशियली आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी बहुत सारे प्रोसेसिंग टूल्स नहीं होते थे तो 2005 तक आते आते 35% हमारे पास 500 ग्लोबल कंपनीज आ गई हैं जो कि ऐसी कंपनीज थी जिन्हें रेगुलरली फेस करना पड़ा था अपने बिजनेस में या फिर मार्केट्स में. बट 2012 तक बिजनेस यूनिट्स में एटलीस्ट 40% हम ये कह सकते हैं कि टोटल बजट था आपका बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर. 2010 में 20% ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक थी. इन 2009 हम डिसीजन मेक जो करते थे वो कोलैबोरेटिव मोड में करते थे जिसका कि अल्टीमेटली कंबाइन करना होता था हमें बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में. एंड बाय द एंड ऑफ 2012 1/3 of analytical applications which are applied to business processes delivered through these particular grained applications mesh up. So
ये आपका ऐसा फ्यूचर है, लाइक इनिशियली आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, बट जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, बिजनेस इंटेलिजेंस एक बहुत ही अप्रोप्रिएट है, जस्ट एक्ट लाइक योर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह. Do it yourself. First, explain neural networks. Second, explain the term BI, that is business intelligence. Thank you. Happy learning. Be learning.